दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी आर्थिक प्रतिबंध की आधिकारिक घोषणा किए और बिना किसी राजनीतिक टकराव के भी कोई फैसला ऐसा असर पैदा कर सकता है कि पड़ोसी देश का पूरा उद्योग संकट में आ जाए? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। पिछले कुछ महीनों में नेपाल के स्टील उद्योग से जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अचानक उसके लिए मुश्किल बन गया? आखिर क्यों कई स्टील फैक्ट्रियां उत्पादन घटाने को मजबूर हुईं? क्यों उद्योग संगठनों ने अपनी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग शुरू कर दी? और क्यों इस पूरे घटनाक्रम को केवल व्यापार नहीं बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है? उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि लगभग 11 महीनों के भीतर नेपाल के आयरन और स्टील निर्यात में करीब 69% की भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां कभी निर्यात का मूल्य लगभग 15 अरब नेपाली रुपए से अधिक था, वहीं वो घटकर लगभग 5 अरब नेपाली रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी कुछ ही महीनों में अरबों नेपाली रुपए का कारोबार गायब हो गया। ये गिरावट केवल कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका असर फैक्ट्रियों की भट्टियों, मशीनों, निवेश और हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस संकट की शुरुआत कहां से हुई? क्या भारत ने नेपाल पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए कोई रणनीतिक कदम उठाया, या फिर यह फैसला पूरी तरह अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए लिया गया? क्योंकि दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने कुछ स्टील उत्पादों पर 3 वर्षों के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया। पहले वर्ष 12%, दूसरे वर्ष 11.5% और तीसरे वर्ष 11% अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था की गई। पहली नजर में ये केवल एक सामान्य आर्थिक नीति लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव उन देशों पर भी पड़ा जिनका बड़ा निर्यात भारतीय बाजार पर निर्भर था। नेपाल उन्हीं देशों में सबसे प्रमुख था। भारत लंबे समय से नेपाल के स्टील उद्योग का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। ऐसे में जब आयात पर अतिरिक्त शुल्क लागू हुआ और कई उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों तथा प्रमाणन प्रक्रियाओं को और सख्त किया गया, तब नेपाल की कई कंपनियों के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच पहले जैसी आसान नहीं रही। धीरे धीरे ऑर्डर कम होने लगे, नए अनुबंध रुकने लगे और उत्पादन पर सीधा असर दिखाई देने लगा। नेपाल के उद्योग संगठनों ने दावा किया कि कई इकाइयों को उत्पादन घटाना पड़ा, कुछ ने नई भर्तियां रोक दी और कई जगह कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी। इसके बाद नेपाल में सरकार पर भारत के साथ तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करने का दबाव भी बढ़ गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत ने जानबूझकर नेपाल को निशाना बनाया, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी है? क्योंकि भारत का कहना है कि ये फैसला किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच अपने घरेलू स्टील उद्योग को बचाने के लिए उठाया गया एक वैध और अस्थायी कदम है। आखिर भारत को ऐसा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे चीन का नाम बार बार क्यों सामने आता है? और कैसे पूरी दुनिया का स्टील बाजार इस विवाद से जुड़ जाता है? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये विवाद केवल भारत और नेपाल के बीच का व्यापारिक मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरी दुनिया के स्टील बाजार की वास्तविक तस्वीर सामने आने लगती है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार उतार चढ़ाव से गुजर रही है। एक तरफ कई देशों ने अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाया, तो दूसरी तरफ निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में मांग उसी गति से नहीं बढ़ सकी। परिणाम ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील की भारी अधिकता पैदा हो गई और कीमतों पर जबरदस्त दबाव बनने लगा। ऐसे माहौल में सबसे अधिक चर्चा जिस देश की होती है वो है चीन। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और उसकी विशाल उत्पादन क्षमता का असर लगभग हर महाद्वीप के बाजार पर दिखाई देता है। जब वैश्विक बाजार में सस्ता स्टील बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगता है, जब स्थानीय उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा करना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि भारत सहित कई देशों ने अपने घरेलू स्टील उद्योग की सुरक्षा के लिए अलग अलग व्यापारिक उपाय अपनाए हैं। भारत का भी यही तर्क है कि यदि समय रहते सुरक्षा कदम नहीं उठाए जाते, तो घरेलू कंपनियों, निवेश और लाखों कर्मचारियों के रोजगार पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन इसी जगह एक और बड़ा भ्रम पैदा होता है। बहुत से लोग सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों की प्रकृति पूरी तरह अलग है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब यह साबित हो जाए कि कोई विदेशी कंपनी जानबूझकर अपने उत्पाद को उसकी वास्तविक कीमत से कम दाम पर बेचकर दूसरे देश के उद्योग को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं सेफगार्ड ड्यूटी का उद्देश्य किसी देश को दोषी ठहराना नहीं होता, बल्कि घरेलू उद्योग को अचानक बढ़े आयात के दबाव से अस्थायी राहत देना होता है। यही वजह है कि भारत अपने फैसले को किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए उठाया गया वैध कदम बताता है। दूसरी ओर नेपाल के उद्योग संगठनों का कहना है कि चाहे नीति का उद्देश्य कुछ भी रहा हो,
लेकिन उसका सबसे बड़ा असर नेपाल की स्टील कंपनियों पर पड़ा है। उनका दावा है कि भारतीय बाजार तक पहुंच कठिन होने के कारण निर्यात तेजी से घटा, कई फैक्ट्रियों का उत्पादन कम हुआ, निवेश प्रभावित हुआ और हजारों लोगों की आजीविका संकट में आ गई। यही कारण है कि नेपाल की सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वो भारत के साथ उच्च स्तर पर बातचीत कर समाधान निकाले। लेकिन क्या भारत का ये कदम वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप है? क्या विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ऐसे सुरक्षा उपायों की अनुमति देता है? और अगर हाँ, तो किन शर्तों के साथ? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये विवाद आने वाले समय में भारत नेपाल आर्थिक संबंधों को प्रभावित करेगा या दोनों देश बातचीत के जरिए कोई नया रास्ता निकालेंगे? दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या भारत का ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप है या फिर नेपाल के साथ आर्थिक अन्याय हुआ है? इसका जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि तथ्यों और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में छिपा है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अपने सदस्य देशों को कुछ विशेष परिस्थितियों में सेफगार्ड उपाय लागू करने की अनुमति देता है। यदि कोई देश ये साबित कर दे कि आयात में अचानक हुई वृद्धि के कारण उसके घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है या ऐसा होने का स्पष्ट खतरा मौजूद है, तो वो सीमित अवधि के लिए अतिरिक्त शुल्क या अन्य सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। हालांकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना, जांच करना और नियमों के अनुसार कार्रवाई करना आवश्यक होता है। यदि किसी दूसरे देश को लगता है कि इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, तो उसके पास WTO के विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी होता है। यानी इस पूरे मामले को केवल सही या गलत की नजर से देखना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर भारत ने केवल शुल्क ही नहीं बल्कि कई स्टील उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं को भी मजबूत किया है। भारत का कहना है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा, बेहतर गुणवत्ता और घरेलू उद्योग के लिए समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। लेकिन नेपाल के कई निर्यातकों का तर्क है कि इन नई प्रक्रियाओं के कारण भारतीय बाजार तक पहुंच पहले की तुलना में अधिक कठिन, महंगी और समय लेने वाली हो गई है। यही वजह है कि दोनों देश एक ही नीति को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि भारत और नेपाल के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते, पर्यटन, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, निवेश और करोड़ों लोगों के पारिवारिक संबंध ऐसी मजबूत कड़ी हैं जिन्हें किसी एक व्यापारिक विवाद से कमजोर नहीं माना जा सकता। इतिहास गवाह है कि दोनों देशों के बीच समय समय पर कई मतभेद सामने आए, लेकिन बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए समाधान भी निकाला गया। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का स्थायी समाधान भी संवाद, व्यापारिक संतुलन और आपसी सहयोग से ही निकल सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारत और नेपाल किसी नई व्यापारिक व्यवस्था पर सहमत होते हैं। क्या नेपाल अपने उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में कदम उठाता है और क्या दोनों देश इस चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं? क्योंकि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल सस्ता उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता और रणनीतिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। यही कारण है कि नेपाल के स्टील उद्योग का ये संकट केवल एक उद्योग की कहानी नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक दक्षिण एशिया के भविष्य का भी संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या भारत ने अपने उद्योग की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही कदम उठाया या नेपाल जैसे करीबी पड़ोसी के लिए कोई अलग समाधान तलाशा जाना चाहिए था? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।